नमस्ते आप सभी का स्वागत है कई दिनों बाद इस YouTube चैनल पर। अभी KVS PGT हिंदी को लेकर के एक स्पेशल सीरीज जो है वीडियो की स्टार्ट की है। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं और आप देख रहे हैं, आपका प्यार हमें मिल रहा है। उसके लिए आप सभी का साधुवाद, तहे दिल से शुक्रिया। इस वीडियो सीरीज में जो हम वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो क्लासेस डाल रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ KVS PGT हिंदी के रिगार्डिंग ही वो आपकी हेल्प करेगी। इसके अतिरिक्त चाहे आप DSSS भी दे रहे हैं, चाहे आप NVS दे रहे हैं, यदि NVS की तैयारी कर रहे हैं या फिर RPSC सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी होगी ये सीरीज। पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग जो है ये पूछ रहे थे कि वैकेंसी कब आने वाली KVS की, तो आ जाने दो। जब भी वैकेंसी आएगी तब तक आप अपनी तैयारी पूरी रखें। आपकी तरफ से कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। बाकी देखा जाएगा, जब भी वैकेंसी आएगी आप अपनी पूरी तैयारी करके रखें। और इसके अतिरिक्त एक बात ये भी थी कि ये वीडियो सीरीज कब तक और कितनी चलने वाली है, ये सब आप पर निर्भर करता है। मेरा काम वीडियो अपलोड करना है और उसके बाद का काम बन जाता है आपका। आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक्स करें अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो। और बहुत सारे वीडियो इससे पहले ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं जो हिंदी साहित्य इतिहास वगैरह से संबंधित है, और हिंदी साहित्य की कुछ व्याख्याएं वगैरह वहाँ पर आपको दी गई है। तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट चेक करें। KVS स्पेशल प्लेलिस्ट है, DSSS भी स्पेशल प्लेलिस्ट है, RPSC स्पेशल प्लेलिस्ट है। तो उन सभी को चेकआउट करते रहें समय समय पर। सिलेबस वगैरह से संबंधित आपके जो प्रश्न होते हैं, KVS वैकेंसी को लेकर के आपके जो प्रश्न होते हैं, उनसे संबंधित बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। तो उन्हें समय समय पर देखते रहें ताकि आपको पता चल सके कि क्या और किस तरीके से पूछा जाता है और आप तैयारी कैसे करें उसकी। ठीक है। इसके अलावा एक और जो बार बार प्रश्न लोग पूछ रहे थे कि किस तरह का कंटेंट है, तो मैं ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं आपका। देखो, किताबों में तथ्यात्मक बातें भरी पड़ी है, दुनिया भर की बातें, तथ्य किताबों में अटे हुए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। आप कोई सी भी किताब उठा के देखिए हिंदी साहित्य इतिहास की, वहाँ आपको तथ्यात्मक जानकारियाँ दुनिया भर की है, मगर कॉन्सेप्ट वहाँ पर आपका क्लियर हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो सीरीज आ रही है अभी PGT हिंदी को लेकर के, इसमें मैं आपसे तथ्यात्मक बातों के अलावा कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँ जो आपको समझना अति आवश्यक है। तो मेरी सलाह ये है कि आप कॉन्सेप्ट को यहाँ से समझिए, कोशिश कीजिए। उम्मीद करूँगा कि आपकी जो तथ्यात्मक जानकारियाँ हैं उनको दुरुस्त करते हुए आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता चलूँ। तथ्य को आप किताब से नोट कीजिए, देख लीजिएगा। इसके साथ में जब आप क्लास देख रहे हैं तो एक रजिस्टर रखिए अपना, उसमें कुछ चीज़ें नोट करते जाइए और फिर उसको मैच कर लीजिए कुछ अच्छी और प्रामाणिक किताबों के साथ में। कौन सी किताबें हिंदी साहित्य इतिहास के लिए पढ़नी चाहिए, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आप देखिए। तो मैं यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की भरपूर कोशिश करूँगा, भरसक प्रयास करूँगा। आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ तथ्यात्मक बातों को अपनी किताबों से जरूर मैच करें, जरूर वहाँ से देखें। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तो तथ्यात्मक बातें अपने आप दिमाग में बैठी रहेगी, उनको बार बार रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और जब कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हुआ है तो तथ्यात्मक बातों को आप कितना ही रट लें वो आपके दिमाग से फिसल जाती है। तो इस चीज़ का गौर करें, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और तथ्यात्मक बातों को मैच करते जाएं ताकि आपको ये जो एग्ज़ाम है क्रैक करने में बहुत आसानी रहे। चलिए तो देखिए आज की क्लास कैसी लगती है, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिएगा। मैं कहीं भी ये वीडियोस या YouTube के लिंक कहीं पर भी शेयर नहीं कर रहा हूँ, किसी भी जगह। सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे डालता जा रहा हूँ। इसके अलावा अपने फेसबुक पेज पर भी मैं कोई प्रकार का लिंक शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग अपने दोस्तों तक शामिल करें इस मुहिम में, उनको शेयर करें
और उन्हें इस बारे में अवगत करवाएं। धन्यवाद। देखिए आज की क्लास। आचार्य शुक्ल के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किया गया साहित्य इतिहास लेखन को लेकर के, जिसमें एक नई दृष्टि थी, जिसमें एक नई परंपरा का निर्वाह किया गया, आलोचनात्मक तेवर लिए हुए था वो। हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि आलोचना में और साहित्य इतिहास लेखन में रात दिन का फर्क होता है, अंतर होता है, और इस चीज को हमें समझना चाहिए, पाठक वर्ग को भी समझना चाहिए और जो साहित्य इतिहास लेखन कर रहे हैं उन लोगों को भी समझना चाहिए। लेकिन राम कुमार वर्मा का जो ये आलोचनात्मक इतिहास है, इसमें आलोचनात्मक शैली नहीं है, पर कवियों के कवि कर्म पर टिप्पणियां हैं, उसके तेवर जो है वो आलोचनात्मक है। इस वजह से, और दूसरा वो आलोचना किस चीज की करते हैं, काल विशेष की करते हैं, समय विशेष की करते हैं कि इस समय में इस तरह का साहित्य क्यों देखने को मिलता है। ये एक अलग थोड़ा सा पॉइंट था राम कुमार वर्मा का। आचार्य शुक्ल के जो इतिहास ग्रंथ लिखे थे उन्होंने, उससे थोड़ा सा अलग था। 1938 में ये ग्रंथ सामने आता है, और इस ग्रंथ की खासियत क्या है, 693 से लेकर के 1693 ईस्वी तक के लगभग 1000 साल के काल को राम कुमार वर्मा 7 प्रकरणों में 7 हिस्सों में बांटते हैं। और इसकी शुरुआत कहां से करते हैं, वो संधि काल से करते हैं। ये चीज ध्यान में रखिए। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास की शुरुआत यहां से मानते हैं, 1050 से वो स्टार्ट मानते हैं, 1050 विक्रम संवत। लेकिन राम कुमार वर्मा 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानते हैं, और इसके पीछे संधि काल को एक अपना तर्क देते हुए ये बात साबित करते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास की शुरुआत जो है मैं यहां से क्यों मान रहा हूं। संधि काल का अर्थ क्या है वो हमें थोड़ा सा समझना चाहिए, ताकि इस तरह के अगर थोड़े से क्वेश्चन आए, टेक्निक टाइप के क्वेश्चन आए, तो हम उनको अच्छे से कर सके। चारण काल से तो साफ और स्पष्ट है कि वो साहित्य जो वीर गाथात्मक था, वीर रसात्मक था, और दरबारी कवियों, स्पेशली सिर्फ चारण कवियों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया वो इस श्रेणी में आता है। क्लियर। संधि काल का अर्थ क्या है, अपभ्रंश और हिंदी, अपभ्रंश और हिंदी के इस मुहाने पर जो साहित्य लिखा गया है वो क्या, कि वो किस तरह का साहित्य है, संधि काल का साहित्य है। अब संधि काल में कौन कौन से विशेष तौर से जो है रचनाएं आती है। संधि काल की जो रचनाएं हैं मुख्यतः नाथों की रचनाएं, सिद्धों की रचनाएं, ये प्रमुखता से राम कुमार वर्मा गिनाते हैं, और इसी परंपरा को आगे चल करके निर्वहन करते हैं राहुल सांकृत्यायन। वो भी पहला कवि जो है हिंदी का, वो सरहपा को मानते हैं। इसके बाद संधि काल, चारण काल, और उसके बाद भक्ति काल, भक्ति काव्य। भक्ति काल के अनुक्रमणिका का सीधा सा अर्थ क्या हो गया, भक्ति काल का विभाजन उन्होंने कैसे किया है, सगुण में और निर्गुण में, और सगुण के भी जो रूप गिनाए उन्होंने, निर्गुण के भी जो रूप गिनाए उन्होंने, उसमें किस तरीके के साहित्य रचनाएं जो है हमारे सामने आती है। राम काव्य, कृष्ण काव्य, प्रेम काव्य, इस तरीके से 7 प्रकरणों में उन्होंने अपना ये आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ प्रस्तुत किया, रखा। लेकिन अपने आप में काफी सारी चीजें रखने के बाद भी ये ग्रंथ अपने आप में अधूरा है, पूरा नहीं है। क्यों अधूरा है, क्योंकि सारी चीजों को वो डिस्कस नहीं कर पाए। काफी सारी चीजें जो है यहां पर छूट गई है, और संधि काल को ठीक ढंग से वो व्याख्यायित नहीं कर सके, वो उसकी उतनी अच्छी व्याख्या नहीं कर सके जितनी अच्छी व्याख्या रामचंद्र शुक्ल ने अपने पहले काल यानी कि आदि काल की है। और इस वजह से इस वजह से प्रभाव ये हुआ कि रामकुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास जो है वो काफी अच्छा होने के बावजूद भी उसको नेग्लेक्ट किया गया, उसको किनारे रखा गया, इतना ज्यादा महत्व लोग नहीं देते हैं। संधि काल की बदौलत, संधि काल के कारण ही एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये कि रामकुमार वर्मा पहला कवि किसको मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है, स्वयंभू है।
जो कि अपभ्रंश के कवि हैं। अब शुक्ल पहले ही इस चीज को स्पष्ट कर चुके थे, और शुक्ल के अलावा समकालीन जो साहित्य इतिहासकार थे उन लोगों ने भी इस बात को समय समय पर रेखांकित किया है, समय समय पर लेखों के माध्यम से अपनी टिप्पणियां दी है कि हम हिंदी के साहित्य में अपभ्रंश के साहित्य को मिला नहीं सकते। अपभ्रंश का अपना साहित्य है, हिंदी का अपना साहित्य है। लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का पहला कवि किसको मानते हैं? स्वयंभू को मानते हैं। और इसी वजह से उनको हिंदी की शुरुआत भी कहां से करनी पड़ गई? 693 ईस्वी से, 693। स्वयंभू को पहला कवि मानने की वजह से ही राम कुमार वर्मा को अपने इस ग्रंथ में काल विभाजन जो हिंदी का उन्होंने किया है उसकी शुरुआत 693 ईस्वी से करनी पड़ गई। यही एक सबसे बड़ा आधार था शुरुआत 693 से करने के पीछे। फिर वो घसीट लेते हैं अपभ्रंश और राजस्थानी के साहित्य को भी बीच में, और इस वजह से दूसरा जो इनका काल विभाजन का अध्याय है, एक्चुअली ये कोई काल विभाजन की युक्त परंपरा का निर्वहन नहीं करते हैं, वो एक तरीके से आलोचना करते हैं समय विशेष की, क्लियर, साहित्य विशेष की, और आलोचना करते हुए आगे बढ़ते हैं क्रमिक रूप में बढ़ने के कारण ये साहित्य इतिहास ग्रंथ है बस। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा विभाजन करने का प्रयास या बहुत बड़ा काल विभाजन करने का या साहित्य की श्रेणियां निर्धारित करने का कोई बड़ा प्रयास इन्होंने नहीं किया। एक तरीके से व्याख्यान ग्रंथ की भांति इन्होंने अपने जो है इस किताब को 7 प्रकरणों में विभक्त करके लिखा है, क्लियर। फिर उसके बाद में शुक्ल की मान्यताओं को, ज्यादातर मान्यताओं को दोहराया है, कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की है। शुक्ल ने जो आदिकाल नाम दिया उसको इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है, पहला संधिकाल और दूसरा चारणकाल। चारणकाल और संधिकाल के पीछे का जो कारण है वो मैंने बता दिया आपको, और स्वयंभू को मानने के कारण ही 693 तक पहुंच जाते हैं ये, अन्यथा कोई ठोस आधार, कोई ठोस इनके पास प्रमाणिक रूप से कोई कृति, कोई रचना नहीं है इतना पीछे तक समय को ले जाने के लिए हिंदी का, क्योंकि स्वयंभू तो अपभ्रंश के कवि है, उनको आप घसीट के हिंदी में लेकर आ रहे हो तो अपने आप में एक भूल है, अपने आप में एक चुनौती है, और इस भूल को बार बार इंगित किया जाता है। आज भी इस भूल पर जो है एक लाइन खींची जाती है, बोला जाता है कि राम कुमार वर्मा की सबसे बड़ी भूल है कि वो स्वयंभू को पहला कवि मानते जो कि अपभ्रंश के कवि है। इन्होंने जो विवेचना पद्धति इस्तेमाल की साहित्य की विवेचना करते समय, वो पद्धति थोड़ी सी अलग थी राम कुमार वर्मा की। शुक्ल कटाक्ष करते हुए कहते हैं, शुक्ल अपनी कह सकते हैं हम कि अपनी वाणी को कोई वो इस तरह से मधुरता या ऐसी चीज देने की कोशिश नहीं करते, वो जो बात है उसको कड़े शब्दों में कहते हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, कैसे भी है उसको कड़े शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति करते हैं उस बात के बारे में। लेकिन राम कुमार वर्मा के यहाँ पर पद्य की कोमलता दिखाई देती है, क्योंकि मूलतः राम कुमार वर्मा क्या थे? कवि थे मूल रूप से। शुरुआत इन्होंने कवि जीवन से की थी। 693 से हिंदी साहित्य का आरंभ मानने का कारण स्वयंभू को पहला कवि मानना है, यह अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। और आदिकाल के संबंध में ग्रियर्सन के मत और साक्ष्यों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। मैंने एक चीज फिर से दोहराई है यहाँ पर, और फिर तीसरी बार दोहरा रहा हूं कि कोई बड़ा परिवर्तन करने की कोशिश राम कुमार वर्मा ने नहीं की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शैलीगत प्रयोग किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, उनको अपना एक मत जो है वो प्रस्तुत करना था। कौन सा मत? स्वयंभू को पहला कवि मानना था उनको, कि यहां से बीज मिलते हैं मुझे हिंदी साहित्य के। क्योंकि स्वयंभू को क्यों मानते राम कुमार वर्मा पहला कवि हिंदी का? इसके पीछे एक छोटा सा कारण है। स्वयंभू की रचनाएं जो लोक प्रचलित थी, देखिए 2 रूप होते हैं रचनाओं के। फॉर एग्जाम्पल कोई भी फिल्म का गाना ले लीजिए, उसके 2 रूप चलते हैं। एक वो जो रियली में लिरिक्स लिखे गए हैं और उसको फिल्म में यूज किया गया है, एक तो वो रूप हो गया। दूसरा रूप हो जाता है जो लोग बोलते हैं, लोग जिसको गाते हैं, लोग जिसका प्रयोग करते हैं, उसमें काफी सारा अंतर आ जाता है। बहुत बार कुछ गाने आपने ऐसे देखे सुने होंगे जिसमें काफी ज्यादा संख्या में काफी ज्यादा मात्रा में अंतर देखने को मिलता है। यही चीज स्वयंभू के साथ थी। स्वयंभू ने मे भी जो अपनी स्क्रिप्ट लिखी वो ओरिजिनली कुछ और थी,
और उसके बाद वो लोक प्रचलित काव्य बन गया, लोक प्रचलित कविता होती गई, बनती गई, और उसमें परिवर्तन आता गया। जैसे मान लीजिए मैं स्वयंभू की किसी रचना का पाठ कर रहा हूँ तो उसमें अपने हिसाब से उसमें कुछ बदलाव कर रहा हूँ, ठीक है। आप महाराष्ट्र में बैठ के उसकी कविता का पाठ कर रहे हैं तो वहां आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, अपनी टोन के हिसाब से कुछ बदलाव कर रहे हैं। ऐसा ही स्वयंभू के साथ हुआ आई थिंक, और इसी वजह से राम कुमार वर्मा को उसमें जो है आधुनिक जो हिंदी बन रही थी उसके बीज मिलते हैं। मे बी सबसे बड़ा रीजन यही है। अभी तक जिस जिस प्रकार के शोध और जिस प्रकार के अलग अलग तरीके से पीएचडी वाले स्टूडेंट्स ने जो जो सामग्री जुटाई है, उस आधार पे ये चीज हम कह सकते हैं कि मे बी वो अंतर जो था उसको राम कुमार वर्मा अंडरलाइन करना चाहते थे स्वयंभू का, और संभवतः इसी वजह से वो पहला कवि मानते हैं। ज्यादातर वही शैली, वही चीजें इस्तेमाल की है राम कुमार वर्मा ने जो ग्रियर्सन प्रस्तुत करते हैं या फिर जो रामचंद्र शुक्ल प्रस्तुत करते हैं। और बात वहीं पर जाकर ठहर जाती है। रामचंद्र शुक्ल भी अपनी अधिकांश बातें कहाँ से लेते हैं? आपकी रीतिकाल से संबंधित, भक्ति काल से संबंधित। वही नाभादास हो गए उनके स्रोत, ग्रियर्सन हो गए उनके स्रोत, गारसा दत्तासी बहुत कम मात्रा में लेकिन है स्रोत के रूप में। और इसके अलावा शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज, ये जो है ये स्रोत उनके हैं शुक्ल के। शुक्ल के स्रोतों का प्रयोग फिर से किया रामकुमार वर्मा ने, एक अलग शैली में, एक अलग स्टाइल में उसको पद्यात्मक कोमलता के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की है, वो भी अपनी भाषा में, वो भी अपने तेवर में, क्योंकि रामकुमार वर्मा कवि होने के साथ साथ आलोचक भी थे। तो अपनी आलोचनात्मक शैली में कोमलता रखते हुए, इतनी ज्यादा वो कड़वी भाषा नहीं रखते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं जैसे कबीर की और नानक की भाषा है, कबीर की और रैदास की भाषा है, ठीक वही अंतर जो है शुक्ल और रामकुमार वर्मा के साहित्य इतिहास लेखन की भाषा में आपको देखने को मिलता है। एक में कोमलता है समझाने के लिए, एक में कठोरता है। आदिकालीन चारण साहित्य जिसे शुक्ल हिंदी साहित्य में जगह नहीं देते हैं, उसको बाहर कर देते हैं, उसे हिंदी साहित्य की रचनाओं में डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्थान देते हैं। वो कहते हैं कि शायद इस साहित्य की वजह से ही एक माहौल तैयार हुआ हिंदी का, हिंदी के लिए एक भूमि तैयार हुई। और अगर हम इसका मूल्यांकन नहीं करते हैं या इसको स्थान नहीं देते हैं तो ये हमारी भूल होगी। लेकिन अधिकांश बाद के साहित्य इतिहासकारों ने और आलोचकों ने राम कुमार वर्मा की ये एक भूल ठहराई है कि उन्होंने चारण साहित्य को और संधिकालीन जो अपभ्रंश का साहित्य था, उस साहित्य को हिंदी के साहित्य में जगह दी। क्लियर?